यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह। LIC के एन्युटी प्लान्स विद एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन। हर साल पहले शुरू हुई सरकारी जीवन बीमा कंपनी LIC का मुख्य काम देश में जीवन बीमा का प्रसार करना, वाजिब कीमत पर जीवन बीमा कवर को मुहैया कराना है, साथ ही लोगों की बचत की आदत को बढ़ाना है। शायद इसी की बदौलत देश के करोड़ों लोग LIC पर इतना भरोसा जताते हैं। इस भरोसे पर मुहर तब और लग जाती है जब LIC की वेबसाइट पर चस्पा ये जानकारी बताती है कि देश में LIC के 25 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स हैं। बड़ी अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं। बात यह है कि केंद्र सरकार LIC में यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर अपनी हिस्सेदारी बेचने का सोच रही है। वो भी करीब 2 से 3% हिस्सेदारी बेचने की बात चल रही है मार्केट के अंदर। सोर्सेज के जरिए दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। वजह से ये सेल स्टार्ट हो सकती है। लेकिन हाँ, खबर ये भी है कि ये इतना बड़ा जो सेल है यानी कि जो स्टेक बेचने की बात है, ये इकट्ठे नहीं होगी, छोटे छोटे ट्रांचेस में, छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर की जाएगी। और अभी सिर्फ 2 से 3% पे बात रुकेगी नहीं, और भी हिस्सेदारी सरकार बेचेगा, लेकिन डिपेंड करेगा मार्केट की कंडीशंस के ऊपर। इस पूरे के पूरे प्रोसेस के 2 रीजंस हैं। एक तो साल 2027 तक इन्हें अपने 10% के टारगेट को अचीव करना है। दूसरी बात, सरकार ये भी चाहती है कि जो स्टॉक की वैल्यूएशन है LIC की, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़े, उसकी वैल्यूएशन बढ़े। इस वजह से छोटे छोटे ट्रांचेस के अंदर सरकार ये काम करेगी, कुछ महीने के इंटरवल्स के बीच में, एक बार में नहीं करेगी। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि LIC के स्टॉक का वैल्यू मैक्सिमाइज करने का सरकार का ऑब्जेक्टिव है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM ने अभी हाल ही में मर्चेंट बैंकर्स और लीगल एडवाइजर्स से बिड्स इनवाइट किए हैं। ये बिड्स अगले 3 साल तक LIC समेत कई पब्लिक सेक्टर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माइनॉरिटी स्टेक सेल को ओवरसी करने के लिए मांगी गई हैं। बता दें कि फिलहाल सरकार के पास LIC में 96.5% स्टेक है, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा ही सरकार की तरफ से ओन्ड है। मई 2022 में LIC के IPO के बाद ये होल्डिंग रही, जिसमें 3.5% स्टेक बेचकर लगभग सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए रेस किए थे। फिलहाल अगर आप देखें तो LIC का शेयर करीब 737 रुपीस पर ट्रेड हो रहा है एज ऑन वेडनेसडे 12 मार्च 1 PM। लेकिन इस बियरिश मार्केट के चलते LIC के स्टॉक ने पिछले 6 महीने के अंदर करीब 28% की गिरावट देखी, और साथ ही जनवरी 2025 से लेके 12 मार्च 2025 तक करीब 17.5% की गिरावट देखी। अब खबर ये एक पॉलिसी होल्डर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि LIC जैसे ही अपना स्टेक बेचेगी, किस प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास वो स्टेक जाएगा, कौन इसका LIC का हिस्सेदार बनेगा, वो आपकी पॉलिसी और LIC की सर्विसेज के ऊपर भी इम्पैक्ट लाएगा। बाकी अगर आप भी LIC के पॉलिसी होल्डर हैं और आप इस बात से एक्साइटेड हैं या चिंतित हैं, वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहें पैसा अपने चैनल पे। दोस्तों, इंसान के लिए सबसे अनमोल चीज है उसका जीवन, लेकिन इस भाग दौड़ की जिंदगी में इंसान के साथ कब क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। इसलिए हर इंसान को इस वक्त कम से कम एक जीवन बीमा तो जरूर कराना चाहिए, क्योंकि हमारा परिवार। लेकिन भारतीय शेयर मार्केट में लंबे समय तक चली गिरावट ने LIC को अरबों का नुकसान करा दिया है। जी हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार निखिल अग्रवाल की इस रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 2 महीने में LIC को 1.45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जैसा कि हमें पता है कि देश के शेयर मार्केट पिछले कई महीनों से गिरावट का सामना कर रहे हैं। इस गिरावट के कारण आम निवेशकों की तरह LIC को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जिस तरह शेयर बाजार में आम लोग निवेश करते हैं, वैसे ही LIC भी फायदा कमाने के लिए अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स में मोटा पैसा इन्वेस्ट करती है।
LIC ने शेयर मार्केट में कितना मोटा पैसा लगा रखा है उसका पता ऐसे भी चलता है कि फिलहाल ये सरकारी बीमा कंपनी भारत की सबसे बड़ी घरेलू संस्थापक निवेशक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शेयर मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर मोटा पैसा लगाते हैं। एक होते हैं घरेलू संस्थागत निवेशक और दूसरे होते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। इसके अलावा हमारे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं। घरेलू संस्थागत निवेशकों को DII कहते हैं और विदेशी संस्थागत निवेशकों को FII कहा जाता है। पिछले कुछ महीनों से जारी गिरावट के प्रमुख कारणों में FII की तरफ से भारतीय कंपनियों के स्टॉक्स बेचने को बताया जा रहा है, क्योंकि इन निवेशकों का मोटा पैसा लगा है। इसलिए जब ये निवेशक भारत के शेयर बाजार से पैसा निकालते हैं तो देश के शेयर मार्केट में गिरावट बढ़ जाती है। इसके अलावा बाजार में गिरावट के कई और कारण भी होते हैं। संस्थागत निवेशकों को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है, माने ऐसे निवेशक जो लोगों से पैसा जुटाकर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में हेज फंड, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड वगैरह आते हैं। संस्थागत निवेशकों को एक आम निवेशक की तुलना में अधिक जानकार माना जाता है, यानी ये निवेशक काफी सोच समझकर तगड़ा रिसर्च करके शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि LIC देश का सबसे बड़ा घरेलू संस्थागत निवेशक है। LIC के पास खूब सारा पैसा है, इसलिए आप जब LIC की पॉलिसी खरीदते हैं, इन पैसों को कंपनी कई निवेश साधनों में लगाती है। इसमें कुछ पैसा कंपनी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करती है। आज की तारीख में LIC के पोर्टफोलियो में कई शेयर शामिल हैं। LIC के पोर्टफोलियो में फिलहाल 310 स्टॉक हैं, जिनमें बीमा कंपनी ने 1% से ज्यादा निवेश कर रखा है। इसलिए जिन शेयरों में LIC ने पैसा लगा रखा है, उनकी कीमत गिरने से LIC को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में LIC के पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू 14.9 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन फरवरी के आखिर में इन शेयरों की मार्केट वैल्यू घटकर 13.4 लाख करोड़ रुपए रह गई। हालांकि 28 फरवरी के बाद से शेयर बाजार में कई बार उतार चढ़ाव आया है, इसलिए इन नुकसान के आंकड़ों में अंतर दिख सकता है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल मार्च के आखिर तक LIC का कुल असेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 52.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। AUM का मतलब वित्तीय संपत्तियों की कुल मार्केट वैल्यू। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के दिसंबर तिमाही तक शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में LIC की हिस्सेदारी कुल वैल्यू 14.72 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन 18 फरवरी 2025 को LIC की ये कुल हिस्सेदारी की जो टोटल कीमत है वो घटकर 13.87 लाख करोड़ रुपए रह गई है। इस तरह से देखें तो बाजार में आई गिरावट के चलते LIC को टोटल 84,247 करोड़ रुपए का लॉस उठाना पड़ा है। कंपनियों के फाइनेंस से जुड़े आंकड़े मुहैया कराने वाली कंपनी एस इक्विटी के मुताबिक इस साल ITC ने LIC को सबसे बड़ा झटका पहुंचाया है। LIC ने FMCG कंपनी ITC के शेयर थोक के भाव खरीद रखे हैं। जिन शेयरों में LIC ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, ITC उसमें दूसरे नंबर पर है। लेकिन जब शेयर बाजार में लगातार गिरावट आई तो बाकी शेयरों की तरह ITC के शेयर भी औंधे मुंह गिरे। ITC के शेयर 18% गिरने से LIC को 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ITC के अलावा LIC ने देश की दिग्गज IT कंपनियों जैसे कि TCS और इन्फोसिस में भी अच्छा खासा निवेश किया हुआ है। TCS में 4.75% और इन्फोसिस में 10.58% LIC की हिस्सेदारी है। लेकिन इन कंपनियों के शेयरों की कीमत घटने से LIC को करीबन 18,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इनमें TCS ने LIC को 10,509 करोड़ रुपए और इन्फोसिस ने 7,640 करोड़ रुपए की चपत लगाई है। वहीं बैंकिंग स्टॉक्स जैसे कि SBI में LIC की होल्डिंग 9.13% है और ICICI बैंक में 7.14%। बाजार गिरने से इन दोनों बैंकों के शेयर भी काफी नीचे आए हैं। इस वजह से पिछले 2 महीने में यानी जनवरी की शुरुआत से 28 फरवरी के बीच SBI में LIC के निवेश की मार्केट वैल्यू 8,568 करोड़ रुपए घट गई है, जबकि ICICI बैंक ने भी LIC को 3,546 करोड़ रुपए का नुकसान कराया है। इन शेयरों के अलावा मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी LIC को मोटी चपत लगाई है। इस साल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर 30.5% नीचे आए हैं, जिससे LIC की होल्डिंग में 3,546 करोड़ रुपए की कमी आई। LIC को नुकसान कराने वाले दूसरे प्रमुख शेयरों में लार्सन एंड ट्रूबो यानी कि L&T, HCL टेक और महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स और JSW एनर्जी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर शेयरों में इस साल 10% से भी ज्यादा की कमी आई है। इतना ही नहीं, इस साल कम से कम 35 ऐसे शेयर हैं जिनमें LIC को कम से कम 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
वैल्यू के लिहाज से एलआईसी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा निवेश कर रखा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि एलआईसी का किस कंपनी में टोटल कितना निवेश है। रिलायंस में एलआईसी के निवेश की मार्केट वैल्यू 1,03,727 करोड़ रुपए है। एलआईसी का आईटीसी के स्टॉक्स में टोटल निवेश जो है उसकी वैल्यू 75,780 करोड़ रुपए है। इन्फोसिस में एलआईसी की 67,055 करोड़ रुपए की होल्डिंग्स हैं। इसी तरह एलआईसी ने एचडीएफसी बैंक में बड़े पैमाने पर शेयर खरीद रखे हैं। इन शेयरों की टोटल वैल्यू 62,814 करोड़ रुपए है। टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी है टीसीएस, उसमें एलआईसी के कुल निवेश की वैल्यू 59,857 करोड़ रुपए है। साथ ही एसबीआई में एलआईसी की कुल होल्डिंग की वैल्यू 55,597 करोड़ रुपए है और एलएनटी में एलआईसी का टोटल निवेश जो है उसकी वैल्यू 54,215 करोड़ है। आंकड़े देखें तो पता चलता है कि वैसे तो एलआईसी ने लार्ज कैप यानी कि बड़ी पूंजी वाली कंपनियों के शेयरों में मोटा पैसा लगा रखा है, लेकिन बाजार की गिरावट में आमतौर पर काफी मजबूत माने जाने वाले ये स्टॉक्स भी बुरे गिरे हैं, जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में तो कोविड के बाद सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। लेकिन ये तो हो गई एलआईसी को नुकसान पहुंचाने वाले शेयरों की बात। अब हम आपको ये बताते हैं कि एलआईसी के पोर्टफोलियो को चमकाने वाले शेयर कौन से हैं। एलआईसी को इस साल फायदा कराने वाले स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी, बजाज फिनसर्व और एसबीआई कार्ड्स का नाम शामिल है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे जिन्होंने बाजार की गिरावट को मात देते हुए एलआईसी को फायदा पहुंचाया है। आपने एलआईसी को मोटा नुकसान पहुंचाने वाले और कुछ फायदा देने वाले शेयरों के बारे में जान लिया, लेकिन कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा या फिर मन में चल रहा होगा कि अब आगे क्या होगा, यानी एलआईसी का पोर्टफोलियो बढ़ेगा या उसका नुकसान बढ़ेगा। बाजार के जानकारों का कहना है कि बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। हाल फिलहाल में शेयर मार्केट में तेजी की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ऐसे में एलआईसी की होल्डिंग में और कमी आने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब एलआईसी को बाजार की गिरावट के चलते नुकसान झेलना पड़ा हो, लेकिन एफआईआई द्वारा लगातार बिकवाली और स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में भारी गिरावट के चलते शेयर मार्केट के दोनों प्रमुख जो बेंचमार्क इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, काफी गिर चुके हैं। इसलिए आम निवेशकों की तरह हाल फिलहाल एलआईसी का दर्द अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से सेंसेक्स और निफ्टी 16% तक लुढ़क चुके हैं। ज्यादातर जानकारों का कहना है कि जब तक विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार से पैसा निकालना बंद नहीं करेंगे, तब तक बाजार में सुधार की संभावना नहीं है। बता दें कि पिछले 5 महीनों में एफआईआई ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के बार हमारे ऊपर ही होता है, इसलिए किसी कारणवश अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे जाने के बाद भी हमारा परिवार आराम से अपनी जिंदगी बिता सके। इस समय मार्केट में एक से एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो अच्छा खासा रिटर्न भी देती है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो भी कम से कम एक जीवन बीमा तो आप जरूर लें, क्योंकि जीवन बीमा हमारे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। और जब भी जीवन बीमा की बात आती है तो हमारे दिमाग में देश की सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी का नाम सबसे पहले आता है। इसी को देखते हुए एलआईसी भी अलग अलग तरह की पॉलिसी लॉन्च करते रहती है, क्योंकि हर इंसान की जरूरत अलग होती है और इंसान को अपने जरूरतों के अकॉर्डिंग ही पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग मकसद होता है। वह किस पर्पज से पॉलिसी लेना चाहता है वह उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज मैं आपको एलआईसी की एक ऐसी बेहतरीन पॉलिसी बताऊंगा जिसमें पॉलिसी मैच्योर होने के बाद जिंदगी भर 2 लाख रुपए मिलते रहेंगे, साथ ही साथ रिस्क कवर भी आपका होल लाइफ रहेगा। तो इसका डबल फायदा होगा। पहला तो जो पैसा आपको मिलेगा वह आप इंजॉय करेंगे, और इनकेस आपको कुछ हो जाता है तो आप अपने फैमिली के लिए एक अच्छा खासा रकम छोड़ के जाएंगे जो आपके फैमिली के काम आएगा। तो चलिए जानते हैं एलआईसी के इस बेहतरीन पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इस चैनल को दें, क्योंकि आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपना सपोर्ट इस चैनल को देते रहें। एलआईसी के बारे में और भी अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, इस पॉलिसी का जो मिनिमम एंट्री एज और मैक्सिमम एंट्री एज है वह आपके प्रीमियम पेइंग टर्म पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रीमियम पेइंग टर्म चूज कर रहे हैं। इस पॉलिसी में जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वह 5 साल से लेकर 16 साल तक है। इसके बीच में आप कोई भी एक टर्म चूज कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल से लेकर 8 साल चूज करते हैं तो जो आपका मिनिमम एंट्री एज होगा वह 8 साल होगा और मैक्सिमम एंट्री एज 65 इयर्स होगा। अगर आपका प्रीमियम पेइंग टर्म 9 साल है तो जो मिनिमम एंट्री एज है वह 7 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज 65 इयर्स है। अगर आप प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल रखते हैं तो जो मिनिमम एंट्री एज है वह 6 ईयर है
और मैक्सिमम एंट्री एज वो 65 ईयर्स है। अगर आप प्रीमियम पेइंग टर्म 11 ईयर्स रखते हैं तो जो मिनिमम एंट्री एज है वो 5 ईयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज 64 ईयर्स है। अगर आपने प्रीमियम पेइंग टर्म 12 साल रखा है तो जो मिनिमम एंट्री एज होगा वह 4 साल होगा और मैक्सिमम एंट्री एज 63 ईयर्स होंगे। अगर आपने प्रीमियम पेइंग टर्म 13 साल रखा है तो जो आपका मिनिमम एंट्री एज है वह 3 ईयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज 62 ईयर्स है। अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 14 ईयर्स रखा है तो आपका जो मिनिमम एंट्री एज होगा वह 2 ईयर्स होगा और मैक्सिमम एंट्री एज वह 61 ईयर्स होगा। अगर आपका प्रीमियम पेइंग टर्म 15 ईयर्स है तो जो आपका मिनिमम एंट्री एज है वह 1 ईयर है और मैक्सिमम एंट्री एज 60 ईयर है। और अगर आपने प्रीमियम पेइंग टर्म 16 ईयर्स रखा है तो जो मिनिमम एंट्री एज है वह 30 डेज है और मैक्सिमम एंट्री एज 59 ईयर्स है। तो जो आपका मिनिमम एंट्री एज और मैक्सिमम एंट्री एज है आपके प्रीमियम पेइंग टर्म पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे एक सवाल फिर आता है कि हमारा रिस्क कवर कब से स्टार्ट होगा। तो अगर पॉलिसी होल्डर की एज 8 साल से कम है तो जब आप पॉलिसी लेते हैं तब से 3 साल के बाद या जब पॉलिसी होल्डर की एज 8 ईयर्स हो जाए तब इन दोनों में से जो पहले होगा वहां से आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। सपोज पॉलिसी होल्डर की एज 4 साल है तो जो उसका रिस्क कवर होगा वह 3 साल बाद स्टार्ट होगा यानी कि 7 साल में। लेकिन वहीं अगर किसी पॉलिसी होल्डर की एज 6 ईयर्स है तो उसका जो रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा वो 2 साल बाद ही स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वह 2 साल बाद 8 साल का हो जाएगा। और पॉलिसी होल्डर की एज 8 साल से ज्यादा है या 8 साल है तो आपका जो रिस्क कवर होगा जैसे ही आप पॉलिसी लेते हैं उस समय से स्टार्ट हो जाता है। पॉलिसी का जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वह 5 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका सम एश्योर्ड 5 लाख से 24 लाख तक है तो वह 25,000 के मल्टीपल में बढ़ेगा यानी कि 5 लाख के बाद 5,25,000, 5,50,000, 5,75,000 इस क्रम में आपका सम एश्योर्ड बढ़ेगा। और अगर आपका सम एश्योर्ड 24 लाख से ऊपर है तो वह 1 लाख के मल्टीपल में बढ़ेगा यानी कि 24 लाख के बाद 25 लाख, 25 लाख के बाद 26 लाख इस क्रम में आप सम एश्योर्ड को ले सकते हैं। इस पॉलिसी में जो डेथ बेनिफिट मिलता है वह बेसिक सम एश्योर्ड प्लस एडिशनल बोनस या 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम या 105% ऑफ एनुअल प्रीमियम पे टिल डेथ, तीनों में से जो ज्यादा होगा वह डेथ बेनिफिट नॉमिनी को दिया जाएगा। पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि इसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट दिया जाता है आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 10%। सर्वाइवल बेनिफिट में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक रेगुलर इनकम और दूसरा फ्लेक्सी इनकम। आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। दोनों इनकम में आपको 10% का सर्वाइवल बेनिफिट आपको 99 ईयर्स तक मिलेंगे और इस बीच आपको कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को आपके सम एश्योर्ड प्लस एडिशनल बोनस ऐड करके पे कर दिया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस यह है कि जो रेगुलर इनकम होगा वह आपके प्रीमियम पेइंग टर्म एंड होने के साथ ही स्टार्ट हो जाएगा। सपोज आपने 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म रखा है, 16 साल प्रीमियम पे करने के बाद नेक्स्ट ईयर से आपको आपके सम एश्योर्ड का 10% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फ्लेक्सी इनकम चूज किया है तो इसमें आपको डिफरमेंट पीरियड मिलता है यानी कि आप चूज करेंगे कि आपको कितने साल के बाद आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो। सपोज आप चाहते हैं कि जब मेरा प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो जाए उसके 5 साल या 10 साल के बाद मुझे सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो तो इस कंडीशन में आप फ्लेक्सी इनकम चूज कर सकते हैं। इसमें आपको एक फायदा और मिलेगा जो आपका डिफरमेंट पीरियड होगा। सपोज आपने 10 साल का पीरियड रखा है कि 10 साल के बाद मुझे सर्वाइवल बेनिफिट मिले तो इन 10 साल में जो आपका अमाउंट LIC के पास रहेगा उस पे LIC आपको 5.5% का अलग से इंटरेस्ट देगी तो यहाँ पे आपका पैसा और ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा। दोस्तों LIC के इस शानदार प्लान का नाम है LIC जीवन उत्सव जिसका प्लान नंबर है 771। तो आइए जानते हैं कि कैसे आपको होल लाइफ आपको 2 लाख का सर्वाइवल बेनिफिट मिलते रहेगा। सपोज किसी पॉलिसी होल्डर की एज 25 ईयर्स है और उसने सम एश्योर्ड 20 लाख का लिया है और प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल रखा है तो जो उसका मंथली प्रीमियम बनेगा पहले साल वह होगा 10,563 रुपए का क्योंकि पहले साल 4.5% का GST लगता है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जो आपका प्रीमियम होगा वह 10,335 रुपए होंगे क्योंकि दूसरे साल से GST 2.25% लगता है और जैसे ही आपका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होगा उसके बाद से आपको लाइफ टाइम 2 लाख रुपए का हर साल सर्वाइवल बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट होने के बाद इनकेस इस बीच में कुछ आपको हो जाता है तो जो आपके नॉमिनी होंगे उसको बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस लॉयल्टी एडिशन बोनस इन तीनों को ऐड करके पे कर दिया जाता है। तो LIC की यह एक जबरदस्त पॉलिसी है जो आपके काम भी आएगी और आपके फैमिली के भी काम आएगी। तो अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं
तो आप नजदीकी LIC ऑफिस में जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं या अपने नजदीकी एजेंट से बात कर सकते हैं। पॉलिसी लेने से पहले इसके बारे में अच्छे से इंक्वायरी कर लें, उसके बाद ही आप इस पॉलिसी को लें, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।